जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार ओनली सिविल सर्विसगिरी और सिविसगिरी पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट चल रहा है हम लोग का, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सेट नंबर 7 है। तो आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला ये वीडियो, या अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तब तक वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन ढूंढना है। ठीक है। अमेजन दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। सही बात है, अमेजन की बात हो रही है ना, और इसकी जो लंबाई है वो 65-75 है, याद रखें किलोमीटर में, है ना। तो सबसे लंबी नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से। ठीक है। उसके बाद मिसिसिपी मिसौरी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। तो ये देखिए उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी, और मिसिसिपी की जो लंबाई हो जाएगी वो 3778 किलोमीटर होता है। ठीक है। मिसिसिपी की लंबाई 3778। देखिए अपने क्राइटेरिया में सबसे लंबी है, यानी उत्तरी अमेरिका में, और इससे तो छोटी है। अभी इससे भी बड़ी है तो उसे हम कहते हैं अमेजन। अमेजन तो हो गया नील नदी। ठीक है। तो नील नदी के बारे में बात कर लेंगे। और फिलहाल देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या होगा। लंबाई की दृष्टि से नील, हाँ है तो नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। तो लंबाई की नदी से देखिए कैसे, यहाँ 6575 है, तो इसका कितना हो जाएगा 6650, यानी कि सबसे लंबी है ना। ये अगर कहा जाए अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से तो अमेजन सबसे लंबी नदी होती है, और मिसिसिपी जो है अब उत्तरी अमेरिका में है, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है। और यह भूमध्य रेखीय प्रदेश में युगांडा एवं तंजानिया एवं केन्या के सीमावर्ती क्षेत्र से मिलकर सूडान एवं मिस्र से बहती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। सही बात है। तो तीनों के तीनों सही हैं। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली नदी है, तो करेक्ट आंसर ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब के वितरण से होने वाले वायु की दिशा में परिवर्तन से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। देखिए वायुमंडलीय दाब के वितरण से है ना, तो क्या दिशा परिवर्तन हो रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन से वायु की दिशा में भी परिवर्तन होता है। सही बात है। शांत वायुमंडलीय दशा में पवनों की दिशा परिवर्तित नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर शांत वायुमंडलीय दशा होगी तो पवनों की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद कोरियोलिसिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध की पवन अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की पवन अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। सही बात है, कोरियोलिसिस बल के कारण। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध की हवाएं होती हैं वो अपनी दाईं ओर चली जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं जो होती हैं अपनी बाईं ओर चली जाती हैं, ऐसे है ना। ये जो है नॉर्थ है, इधर की जो हवाएं कोरियोलिसिस बल लगता है तो इधर की हवाएं मुड़ के अपनी दाईं ओर चली जाएंगी। ठीक है। दाईं ओर और बाईं ओर ये वाला मीटर है कुल मिला के। ठीक है। बाईं ओर होता है। और ये है वायुदाब से क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर बहती है। ये तो सीधी सी बात है, हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ही हवा बहती है। तो सारे सारे सही हो जाएंगे, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित कथनों में से कथन सही है, कौन सा सही है देखते हैं। तो पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सही बात है। देखिए पृथ्वी की अनुप्रस्थ जब होता है ना, अनुप्रस्थ काट जैसे, तो परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाला चंद्रमा की छाया आकार छोटा होता है। सही बात है, सीधा सीधा पड़ता है। तो उसके बाद पृथ्वी की सतह सपाट न होकर उसमें अमनमन एवं उभार है ना, तो ये भी सही है। सपाट नहीं है, अमनमन और उभार तो है ही है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का एवं पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का कश पूर्णतः वृत्ताकार नहीं है, पूर्णतः वृत्ताकार नहीं है।
तो पूर्णतः वृत्ताकार नहीं है, वो इस तरीके से है। ठीक है, तो ये भी सही है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की किरणें चंद्र छाया के अधिकांश परिधीय भाग तक पहुंच जा सकती हैं। गलत बात है, अपवर्तन नहीं होगा, परावर्तन होगा, रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तब सही होगा। तो इसमें तीन ही, पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएंगे। करेक्ट आंसर सी। उसके बाद प्रवासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तो इसमें क्या करना है, सही ढूंढना है। ठीक है, तो उत्प्रवास एक स्थान के मनुष्य का अपने निवास स्थान को परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, यानी कि जगह बदल लेना। सही बात है। आप्रवास किसी बाहरी देश से देश के मनुष्य की किसी बाहरी देश में प्रवेश की प्रक्रिया आप्रवास होता है। सही बात है। नगरों की ओर दैनिक यात्रा करना अभिगमन की प्रक्रिया है, ये भी सही है। नगरों की ओर दैनिक यात्रा अभिगमन कहलाता है। ठीक है, ये सब इनका हम कहें तो परिभाषा है। उसके बाद ऋतु प्रवासन में वस्तुओं का ऋतुओं के अनुसार परिभ्रमण होता है। पशुओं का ऋतुओं के अनुसार, बिल्कुल सही बात है। तो ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, महाद्वीपीयता के विषय में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? तो सही ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यह समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ घटती है। नहीं, ऐसा थोड़ी है। वर्ल्ड मैप में देखेंगे ऐसा तो है नहीं कि यह समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ घटता जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद यह समुद्र की बढ़ती दूरी के साथ बढ़ती है, तो यह समुद्र की बढ़ती दूरी के साथ बढ़ती जाएगी, यह सही बात है। क्योंकि हम लोग महाद्वीपीय के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी, तो ये भी बढ़ता जाएगा, है ना। उसके बाद इसमें उच्च वार्षिक तापांतर मिलता है, तो ये भी सही बात है। गर्मी, ठंडी, बरसात, ये सब महाद्वीप के अपने लक्षण होते हैं। ठीक है, इसमें जाड़े में अधिकतम वर्षा होती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जाड़े में होगी या गर्मी में होगी, है ना। आमतौर पे हम लोगों की तरह गर्मियों में या अपने यहाँ भी जाड़ों में भी बरसात होने लगता है ना, साउथ इंडिया की तरफ। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अधिकतम कब क्या होगा। आमतौर पे जाड़े में नहीं, गर्मी में अधिकांश बरसात होती है, क्योंकि बाष्पीकरण गर्मी के बाद ही होता है, तो गर्मी के बाद बरसात आता है। तो इसमें कौन सा दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रेडियो तरंगों का परावर्तन आयन मंडल से होता है। इस मंडल में घटित होने वाली अन्य प्रमुख घटनाएं हैं। इसमें क्या क्या होती हैं? देखिए, ब्रह्मांड किरणें यानी कि कॉस्मिक जो किरणें आती हैं का परिलक्षण, ये सही बात है, होता है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश यानी कि ऑरोरा बोरेलियसिस तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश का दर्शन होता है, ये भी सही है। झंझावात उत्पन्न होता है इसी में, है ना। तो ये दोनों सही हैं। और अगर हम बात कर लें जैसे आयन मंडल के बारे में, तो इसकी जो ऊंचाई हो जाती है 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर। मैं पूरे की बात कर लूँ अगर, तो यहाँ पे शुरू अगर हम करते हैं तो क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल से यानी कि और ट्रोपोस्फीयर से, तो क्षोभ मंडल जो है 8 से 18 किलोमीटर की लंबाई होती है। ठीक है, क्षोभ मंडल की सबसे नीचे, और सभी बरसात वगैरह सब इसी में होता है ना। और 8 और 18 का मतलब ये ना, जो ध्रुवीय किनारे होते हैं ध्रुवों की ओर ऊंचाई कम होती है। ठीक है, और ये समय के साथ गर्मी में बढ़ती है और ठंडी में घट जाती है, इसलिए इसका इस तरीके से अंतर करके दे रखा है। और फिर समताप मंडल का क्या हो जाएगा? समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में 50 किलोमीटर तक इसकी लंबाई होती है। 50 इसलिए कहा जा रहा है कि इसका क्राइटेरिया 18 से नहीं शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यह घटता और बढ़ता है, तो इसमें कम या ज़्यादा होगा। जब क्षोभ मंडल बढ़ेगा तो इसकी लंबाई कम हो जाएगी, और जब ये घटेगा तो इसकी बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसकी जो स्तर है 50 किलोमीटर तक। ठीक है, और इसमें 20 से 30 किलोमीटर जो है मोटाई पे आपका आयन ओजोन परत होता है। ठीक है, तो समताप मंडल में हवाई जहाज वगैरह सब इसी मुड़ते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिर माता है मेजोस्फीयर, मध्य मंडल। ठीक है, तो मध्य मंडल जो है 50 से लेकर के
80 किलोमीटर तक होता है। 30 किलोमीटर की ऊंचाई होती है मध्यमंडल की। और मध्यमंडल के बाद आता है आयनोस्फीयर अर्थात आयन मंडल। तो आयन मंडल का कितना होता है 80 से 640, ठीक है। तो 80 से 640 है। उसके बाद फिर बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर, उसका क्या हो जाता है वायुमंडल का 640 से अनंत तक, ठीक है, पता नहीं कहाँ तक। तो ये है सब, याद कर लेंगे। इससे सीक्वेंस भी पूछता है, इसी में क्वेश्चन था लेकिन वो क्रॉप करने में प्रॉब्लम थी। तो इसमें पूछ लेगा समताप, क्षोभ, समताप, मध्य, आयन या वायुमंडल, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और इंग्लिश में भी पूछ लेगा। तो इंग्लिश में हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मेसोस्फीयर मध्यमंडल है, उसके बाद आयनोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर, ये भी याद रख लेंगे। तो कुल मिला के करेक्ट आंसर दोनों हो जाएंगे ना इसमें, तो दोनों हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे। जहाँ पर वलित पर्वत समुद्र तट के समांतर तथा सन्निकट होते हैं वहाँ महाद्वीपीय मग्न तट संकरे अथवा नगण्य होते हैं। संकरे यानी कि पतले और लगभग लगभग ना के बराबर। तो यह सही बात है, ठीक है। डूबे हुए किनारे ही मग्न तट होते हैं, ठीक है, इसका मतलब यही होता है, सीधी सी बात है। महाद्वीपीय मग्न तट की औसत गहराई 100 नहीं है, 120 से 180 मीटर के आसपास होती है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा फिलहाल। उसके बाद अंतः सागरीय गंभीर खड्ड यानी कि जो कैनियन अधिकतर महाद्वीपीय ढाल पर पाए जाते हैं। तो सही बात है। अंतः सागरीय सपाट शीर्ष वाले पर्वत गुयोट कहलाते हैं, ये भी सही बात है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जिसमें दूसरा ना हो, पहला, तीसरा और चौथा, सी ऑप्शन, ठीक है। इसमें ये भी अंतः सागरीय सपाट जो है सपाट शीर्ष वाले पर्वतों को गुयोट कहा जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसकी लंबाई 120 से 180 किलोमीटर के आसपास होती है। तो करेक्ट आंसर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न देशों को उनके गेहूं उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित यानी बढ़ते अवरोही क्रम में, आरोही होता तो यहाँ पे रसिया पहले होता, फिलहाल अवरोही है तो बढ़ते से घटते की ओर। तो सबसे ज़्यादा जो गेहूं होता है वो चाइना में होता है, उसके बाद भारत में होता है, भारत के बाद इसके अकॉर्डिंग अमेरिका में हो जाएगा, ठीक है, फिर रसिया में होता है, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी, ठीक है, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा मक्का वगैरह जो होता है वो आपका अमेरिका में होता है ना। चाइना में लगभग लगभग सारी फसलों में सर्वाधिक चाइना रहता है आगे, ठीक है, चावल गेहूं जो भी हो। फिलहाल इसका जो आंसर होगा बी। देखते हैं नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन। आग्नेय चट्टान की विशेषताओं से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। आग्नेय चट्टानों के बारे में बात हो रही। देखिए चट्टानों की बात कर लें तो चट्टानें जो हैं 3 प्रकार की होती हैं। तो एक तो आग्नेय हो जाएगी, दूसरी अवसादी और तीसरा हो जाता है हम उसे कहते हैं रूपांतरित चट्टानें, ठीक है। तो फिलहाल हमें इसमें आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं बतानी है। तो अब इसमें देखिए क्या है, इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकले लावा से होता है, तभी तो आग्नेय चट्टानें यानी अग्नि से बात समझ में आ रही होगी। तो सही बात है भाई, उस ज्वालामुखी से ही होता है, तो करेक्ट आंसर है पहला। यह चट्टान परतदार एवं रवेहीन, नहीं परतदार नहीं होता है और रवा होते हैं, रवेदार होते हैं। ये तो गलत बता रहा है, यहाँ आर है मतलब र है, तो रवेदार ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। परतदार नहीं होता है, रवेदार होता है। यह कठोर प्रकृति की चट्टान होती है जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। सही बात है, इसमें जीवाश्म का कोई मतलब नहीं है और जीवाश्म पाया जाता है आपका रूपांतरित चट्टान में जीवाश्म पाया जाएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें अपरदन कम से कम होता है क्योंकि कठोर पाए जाते हैं ना, और इसमें सर्वाधिक खनिज लवण मिलते हैं, यानी कि खनिज लवण बहुत ज़्यादा मिलते हैं और इसमें और क्वालिटी में ये चीज़ें आ जाएंगी।
और कठोर तो होता ही है, साथ साथ स्थूल होता है और सन्नत होता है, बिल्कुल कम्पैक्ट होता है। ठीक है, बाकी ये जो है मैग्मा के पिघलने से बन जाता है कुल मिला के। तो हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा, दूसरा छोड़ दीजिए, तो पहला और तीसरा हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा भाई, है ना। और साथ ही साथ अगर हम आग्नेय के साथ साथ अगर हम अवसादी की बात कर लें, तो ये जो है इनका जो निर्माण होता है वो अनाच्छादन से होता है। ठीक है, और इसमें परत दर परत जमती जाती है मिट्टी, तो अवसादी चट्टाने, नाम से लग रहा है अवसादी, है ना। तो फिर ये इस तरीके से बन जाती है मिट्टी, और इसमें रवा नहीं होता है। किसमें बात कर रहा हूं मैं? अवसादी में। ठीक है, चलिए फिलहाल इसको छोड़ देते हैं हम लोग, फिलहाल आग्नेय तक ही बात करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सऊदी अरब से संबंधित है? कौन से कथन, है ना। ये नगरीय जनसंख्या का उच्च भाग, यहाँ की सर्वाधिक जनसंख्या नगर में रहती है, सही बात है। नदियों व झीलों का अभाव, बिल्कुल सत्य वचन है, बिल्कुल एक भी नदियां नहीं है। चारागाह के अंतर्गत यथेष्ट भूमि की अधिक मात्रा, तो ये भी सही है, तीनों सही हो जाएंगे ना। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो ये सऊदी अरब से संबंधित स्टेटमेंट थे, तो यहाँ पे डी आंसर हो गया है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ ऑन पे क्लिक कर लीजिए, है ना। ऑल पे क्लिक कर लेंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा सबसे पहले। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियोस महत्वपूर्ण रहते हैं, तो प्लीज़ एंड तक देखा करें। ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।